हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है, टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर एंड टू रिमूव दिस फियर वी डू लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। दोस्तों, इसी हार्ड वर्क की श्रृंखला में अभी हम लोग इकोनॉमी रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है टैक्सेशन एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। वी विल कवर दिस टॉपिक इन टू पार्ट्स, 1 and 2। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपको दबा लेना है, ताकि जितने भी रेलेवेंट कंटेंट्स हैं जिससे आपको यूपीएससी क्लियर करने में हेल्प होगी वो आपके तक डायरेक्टली पहुंच सके। मेरा नाम है आनंद मोहन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द पब्लिक फाइनेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड स्टेटमेंट्स देखना है एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सेप्ट द लोन्स रेज्ड थ्रू ट्रेजरी बिल्स आर क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। द रियलिटी इज कि जो ट्रेजरी बिल्स के लिए इसके थ्रू भी जो लोन्स रेज किया जाता है वो भी कंसोलिडेटेड फंड में ही डाला जाता है, यानी ट्रेजरी बिल्स इसका एक्सेप्शन नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारे टैक्सेस वगैरह तो आते हैं, प्लस ट्रेजरी बिल्स से रेज किया हुआ फंड भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए, रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेजरी बिल्स आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये तो गलत है, क्योंकि रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेजरी बिल्स कहाँ जा रहा है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ही जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बेसिकली हैं रॉन्ग। तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। मैं आपको सीरियसली रिकमेंड करूंगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसा कहाँ कहाँ से आता है ये आपको कमेंट में मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन 1 डन हो गया। दोस्तों, क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाइए। दोस्तों, क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द आउटकम बजट। देखिए, दो टाइप का बजट होता है। एक तो होता है आउटले, यानी आप एक सेक्टर में एजुकेशन में दे रहे थे 2000 करोड़, अगले साल दे रहे हैं 3000 करोड़, अगले साल दे रहे हैं 4000 करोड़। तो ये हुआ आउटले बेस्ड बजट। बट अब हम लोग आउटलेट से पहले गए, हम लोग आउटलेट से हम लोग शिफ्ट कर चुके हैं आउटकम की तरफ, यानी हमारे बजट से एजुकेशन सेक्टर में क्या आउटकम आ रहा है, दैट इज द टारगेट ऑफ आवर बजट, ओके, इन द आउटकम बजट। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, आउटकम बजटिंग मेक्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मोर आउटले ओरिएंटेड। आउटले ओरिएंटेड क्यों बनाएगा, ये तो आउटकम ओरिएंटेड बनाएगा ना। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका रॉन्ग है। अब बाकी तीनों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए कि तीनों सही होंगे, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो तीनों पढ़ लेते हैं वैसे। इट इंडिकेट्स द एक्चुअल फिजिकल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस सेक्टर, करेंट ईयर एंड टारगेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्टेड नेक्स्ट ईयर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, इट इज ए प्रोग्रेस कार्ड ऑन व्हाट वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैव डन विद द आउटलेज इन द प्रीवियस एनुअल बजट। ये बिल्कुल सही बात है कि ये आउटले को यूज करके कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने क्या आउटकम लिया है, इस बात का ये एक प्रोग्रेस कार्ड होता है, रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है। चौथा देखिए, आउटकम बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2005-2006। सिंस देन एवरी मिनिस्ट्री हैंडलिंग अ सेक्टर प्रेजेंट्स अ प्रिलिमिनरी आउटकम बजट टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ए इज इनकरेक्ट, बी सी डी ऑल आर करेक्ट। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अराइजेज। देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि सेल होगा तो परचेज भी होगा, सेल और परचेज तो इकट्ठे ही तो होंगे ना। तो जब भी सिक्योरिटीज़ की, स्टॉक्स की, बॉन्ड्स की, इन सब की सेल या परचेज होगी, तो हर उस टाइम आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। ध्यान ये रहे कि इसको कलेक्ट करता है जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो कलेक्ट करता है और ये ट्रांसफ़र कर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है। और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, बस ये आपको याद रखना है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स।
तो कब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स अराइज होगा? प्रॉफिट्स आर मेड ऑन, नहीं, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। कंपनीज पे डिविडेंड टू द ओनर्स, नहीं। अ सिक्योरिटी इज परचेज्ड और सोल्ड, बिल्कुल। व्हेनेवर अ सिक्योरिटी इज परचेज्ड और सोल्ड, अ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स विल बी अप्लाइड। तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेवाइंग, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इज करेक्ट है? ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू के रिस्पेक्ट में आप समझ लीजिए कि लेवाई करने का काम, कलेक्ट करने का काम और अप्रोप्रिएट करने का काम, ये तीनों काम स्टेट गवर्नमेंट का है। तो पहला देखिए यूनियन लेवाइज, पहले ही गलत हो गया। लैंड रेवेन्यू यूनियन नहीं, स्टेट लेवाई करता है। दूसरा देखिए यूनियन लेवाइज, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा देखिए यूनियन लेवाइज एंड कलेक्ट्स, ये भी गलत हो गया। लेवाइज स्टेट कर रहा है, कलेक्ट स्टेट कर रहा है और अप्रोप्रिएट उसको खर्च भी स्टेट कर रहा है। तो तीनों स्टेट के पास है। तो डी देखिए स्टेट लेवाइज बिल्कुल, कलेक्ट बिल्कुल, एंड रिटेन द प्रोसीड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू टैक्स विथ देमसेल्व्स, बिल्कुल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इन टैक्सेस को स्टेट क्या करता है? लेवाई करता है, कलेक्ट करता है और अप्रोप्रिएट करता है। कौन कौन सा? सक्सेशन टू एग्रीकल्चर लैंड, स्टेट ड्यूटी ऑन एग्री लैंड, लैंड रेवेन्यू, टैक्स ऑन एग्री इनकम, टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, कैपिटेशन टैक्स, टैक्स ऑन मिनरल राइट्स, टैक्स ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन व्हीकल्स, टैक्स ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, टोल्स, टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। तो पब्लिक फाइनेंस के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। दूसरा विच ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेट, तो इसमें से कौन कौन से जो है वो इंटरनल डेट का हिस्सा है? तो पहला देखिए सिक्योरिटीज इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स फंड। तो स्मॉल सेविंग्स फंड में इंडिया के ही लोग पैसा जमा करते हैं और उसको कोलेट्रल बना करके अगर सिक्योरिटीज इशू किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं आपका इंटरनल डेट है, बिल्कुल। दूसरा देखिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बॉन्ड्स जो है वो क्या करता है आपका इसके थ्रू आरबीआई जो है वो बॉन्ड को मार्केट में बेच देता है, बॉन्ड को मार्केट में बेच देता है, मार्केट से पैसा कलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और इस तरह से मार्केट की लिक्विडिटी को ये ड्राई कर देता है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ आपका एक तरीके से इंटरनल डेट हुआ, क्योंकि ये सिक्योरिटी जो कहाँ इशू कर रहा है? इन द डोमेस्टिक मार्केट इशू कर रहा है। तो दूसरा इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा देखिए सिक्योरिटीज इशूड टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए जो सिक्योरिटीज हम लोग इशू कर रहे हैं आईएमएफ को, एक बात समझ लीजिए आईएमएफ से कोई सिक्योरिटी परचेज नहीं कर रहा है। सिक्योरिटी ऑलरेडी क्या है आपका जो सिक्योरिटी रुपी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज हैं उन सिक्योरिटीज को हम लोग आईएमएफ के पास रख रहे हैं, ठीक है। क्यों रख रहे हैं? उसके एसडीआर कोटा को मेंटेन करने के लिए। बट ये जो सिक्योरिटीज हैं वो रुपी डिनोमिनेटेड सिक्योरिटीज है मेनली, और ये भी एक आपका इंटरनल डेट का ही हिस्सा है। हम लोग इस सिक्योरिटीज को बस कहाँ रख रहे हैं? आईएमएफ के पास रख रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल डेट। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कंसीडर द फॉलोइंग। इनको देखना है और बताना है कि ग्रांट्स और एक्सपेंडिचर्स यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स आर कैलकुलेटेड अंडर विच ऑफ द गिवन हेड्स। यानी इन तीनों में से किस का यूज जो है किसके किसके अंदर एसेट क्रिएशन का बात किया गया है? एसेट क्रिएशन का बात किया गया। तो पहला समझ लिया रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है कि रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है। और यहाँ सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है, कोई कैपिटल की बात हो ही नहीं रही। और एसेट्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। रेवेन्यू डेफिसिट में कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या एसेट क्रिएशन से रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। दूसरा देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही है कि वो एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएशन के लिए किया जाता है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट में से जब हम लोग वो
पैसा को माइनस कर देते हैं, जिसको कि स्टेट को दिया गया है, स्टेट को दिया गया है फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स, स्टेट को दिया गया है फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट, तो उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो बिल्कुल इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में कहीं ना कहीं एसेट क्रिएशन की बात की गई है, तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट। तो सिक्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली। बट ये जो एसेट है उसको ओन कौन करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है, बट एसेट क्रिएट हुआ है, तो सिक्स का सी इज द राइट आंसर। आइए सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ तीन स्टेटमेंट, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिसिट फोकसेस ओनली ऑन द प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस। ठीक है, तो प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंसेस का मतलब क्या है, देखिए फिजिकल डिफिसिट होता है आपका टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ये हो जाता है फिजिकल डिफिसिट। और फिजिकल डिफिसिट का मतलब है कि इस फिजिकल डिफिसिट में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसमें दो टाइप का एक्सपेंडिचर है, एक तो इस साल का एक्सपेंडिचर और एक वो एक्सपेंडिचर जो पहले के लिए गए लोन को भरपाई करने में जा रहा है। ठीक है, जो पहले के लिए गए लोन को भरपाई करने में जा रहा है। ठीक है, स्पेशली उसका इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो जब फिजिकल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी यानी कि पहले के ईयर में लिए गए लोन के ऊपर की लायबिलिटी को हम लोगों ने घटा दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। और ये किस पर फोकस करता है, प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस, क्योंकि अब पता चल जाएगा कि इस साल में कितना फिजिकल इम्बैलेंस है, क्योंकि हम लोगों ने पहले के साल पर लिए गए लोन के ऊपर से जो नेट इंटरेस्ट है उसको तो घटा दिया है। तो अब जो भी फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट बता रहा है वो हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट, जो कि अभी की बात कर रहा है कि अभी कितना फिजिकल इम्बैलेंस है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, और ये बात करता है प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस की। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3 ओनली। बाकी फिजिकल डेफिसिट इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले की इंटरेस्ट लायबिलिटी को भी काउंट किया जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीट फिजिकल इम्बैलेंस की बात नहीं करेगा। रेवेन्यू डेफिसिट के बाद कैपिटल डेफिसिट को भी जब जोड़ देंगे, ठीक है, और उसमें से पहले के प्रीवियस के जो इंटरेस्ट लायबिलिटीज है उसको घटा देंगे, तब जाकर के हम लोग के पास प्रेजेंट फिजिकल इम्बैलेंस की बात पता चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू इंडियन टैक्स सिस्टम। ठीक है, इंडियन टैक्स सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। ठीक है, ठीक है, तो पहला समझ लिए कॉर्पोरेशन टैक्स। तो कॉर्पोरेशन टैक्स नो डाउट ये एक डायरेक्ट टैक्स है जिसको कि प्राइवेट सेक्टर पर लगाया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड्स का मतलब क्या है कि कंपनी है, उसके बहुत सारे शेयर्स हैं, अलग अलग लोग उसको परचेज कर रखे हैं, तो इस कंपनी को होती है प्रॉफिट, तो ये क्या करता है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको देता है डिविडेंड देता है, अपने प्रॉफिट का कुछ मार्जिन उसको शेयर करता है। ठीक है, तो इस डिविडेंड के ऊपर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ये इन इंडिविजुअल से डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है। ध्यान रहे, यहाँ प्राइवेट सेक्टर है तो ये डायरेक्ट टैक्स, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स, बट इट इज़ नॉट चार्ज अपॉन द कंपनी, बट इट इज चार्ज अपॉन द इंडिविजुअल्स जो कि शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तीसरा क्या, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कहते हैं किसको, वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं टैक्स बचाने के, टैक्स सेव करने के बहुत सारे प्रोविजन होते हैं। मान लीजिए एक कंपनी जो है बहुत प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहा है, बट कुछ ना कुछ प्रोविजंस को यूज करके अपना टैक्स पूरी तरीके से बचा ले रहा है, तो उस टाइप के कंपनीज पर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो लगेगा ही। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है अभी 15.5%। तो अब कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका टैक्स तो सारा ये टैक्स सेविंग स्कीम्स लगाने के बाद भी 15.5% के ऊपर आ रहा है, तब तो आप वो टैक्स दोगे। लेकिन ये सारा स्कीम लगाने के बाद अगर आपका टैक्स
15.5% से भी नीचे आ रहा है तो फिर आपको मिनिमम 15.5% तो देना ही पड़ेगा। तो यही है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो ये भी कहीं ना कहीं कंपनीज के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर पर लगाया गया डायरेक्ट टैक्स है। तो थर्ड इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ देखिए स्टैंप ड्यूटी। दोस्तों स्टैंप ड्यूटी स्टेट के द्वारा लगाया जाने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो फोर्थ इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 ओनली। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। इन ट्रांजेक्शन्स को कंसीडर करिए। जैसे इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, बाइंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफर और शेयर्स एंड और डिबेंचर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। द स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द गिवन ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो वन थिंग यू हैव टू बी, यू शुड नो कि स्टाम्प ड्यूटी होती क्या है। स्टाम्प ड्यूटी बेसिकली लगाया जाता है दोस्तों इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रेडी हो, और चाहे उसका रीसेल किया जा रहा हो। ठीक है, तीनों केस में स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगा ही। तो 2 तो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जा रही है, और शेयर को खरीदने बेचने के ऊपर भी स्टैम्प ड्यूटी लगाई जा रही है। बहुत रीसेंट अमेंडमेंट से, ये 2020 के आसपास में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट करते हैं या शेयर्स एंड डिवेंचर्स को भी खरीदते बेचते हैं, तो उस केस में भी आपको बहुत कम, यानी लगभग 0.005% इस टाइप के रेंज में आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी देनी पड़ेगी। तो 1 भी इसका करेक्ट है और 3rd भी करेक्ट है इसका। तो स्टैम्प ड्यूटी विल बी एप्लीकेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स, बाइंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तीनों में ही स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी। तो 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1, 2 and 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कंपोजिशन लेवाई। ठीक है, तो कंपोजिशन लेवाई क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे आप जीएसटी दे रहे हैं, जीएसटी देने का कहानी क्या है ना कि आपने कुछ सामान खरीदा, इनपुट आपने लिया 100 रुपये का, और आउटपुट आपका हुआ 150 रुपये का। आउटपुट हुआ आपका 150 रुपये का। फिर आप टैक्स दोगे पूरा आउटपुट पर, 150 रुपये पर आप टैक्स दे दोगे 10%, जो भी है 8%, 12% जो भी है। तो आपका 15 रुपये आप टैक्स दे दिए। लेकिन फिर आप बोलोगे कि ये जो इनपुट है, यानी कि 100 रुपये, इस 100 रुपये का जो आपने इनपुट परचेज किया था, इस पर तो ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है। ठीक है, तो इस टैक्स को, ये जो टैक्स ऑलरेडी दिया जा चुका है, इसको आप क्लेम बैक करोगे, तो इसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इस 100 रुपये पर जो ऑलरेडी टैक्स किसी और इंसान ने दे चुके हैं उसका टैक्स आपको रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 100 रुपये पर टैक्स पे किया जा चुका है। तो 10 रुपये आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसका कंप्लायंस कितना डिफिकल्ट है, इसका कंप्लायंस कितना डिफिकल्ट है, ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसी केस में कॉम्पोजिशन लेवाई का केस आया है कि देखो भाई, आपको कितने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जा चुका है, आउटपुट कितना है, ये सबसे मतलब नहीं। आप सीधा ओवरऑल जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू यानी जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है उसके ऊपर आप सिर्फ 1% का टैक्स दे दो। ठीक है, और आपको कोई इनपुट में कितना ऑलरेडी टैक्स दिया जा चुका है, आउटपुट में कितना देना है, वो सबसे कोई लेना देना आपको रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही है आपका कंपोजिशन लेवाई। ये बेसिकली जो छोटे व्यापारी हैं, जो जीएसटी का कंप्लायंस सही से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना एक्सपर्टीज नहीं है, तो उन लोगों के काम को इजी बनाने के लिए ये कंपोजिशन लेवाई लगाया गया है। एक सिंपल 1% का टैक्स है, और आपका ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर में ये लगेगा। ओवरऑल रेवेन्यू के ऊपर नहीं, ओवरऑल टर्नओवर के ऊपर, ओवरऑल टर्नओवर के ऊपर, क्योंकि देखिए ना मात्र 1% लग रहा है, तो ये पूरे टर्नओवर के ऊपर 1% का टैक्स आपको देना होगा। तो 1% का टैक्स आप दीजिए पूरे टर्नओवर। आपको लगता है कि आप फिर भी लॉस में जा रहे हैं, तो फिर आप जो दूसरा तरीका है, यानी कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, जिसमें कि आप आउटपुट के ऊपर टैक्स देते हैं और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको गवर्नमेंट वापस करती है, तो उसमें भी जा सकते हैं आप। तो ये है कॉम्पोजिशन लेवाई। तो कॉम्पोजिशन लेवाई इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवाई ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी के लिए अल्टरनेटिव मेथड है, ना कि डायरेक्ट टैक्स के लिए। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, द स्मॉल बिजनेसेस कैन अवेल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट्स आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ द कंपोजिशन लेवाई। देखिए, कंपोजिशन लेवाई पे करने के बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई बात ही नहीं है,
इनपुट टैक्स क्रेडिट तो तब दे आपको मिलेगा ना जबकि आप वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर से जीएसटी को पे कर रहे हो। इस स्ट्रक्चर में तो क्या आप 1% ऑफ द टर्नओवर सीधा डायरेक्टली पे कर दे रहे हो, आपको मतलब नहीं कि ऑलरेडी कितने इनपुट पर टैक्स दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या आपका इनकरेक्ट है। तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन सेस। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है दोस्तों, इसका रूल क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए जीएसटी के तहत स्टेट ने अपने टैक्सेशन पावर को सरेंडर कर दिया। तो ये जब सरेंडर कर रही थी तो स्टेट बोल रही थी कि भाई अगर मेरा टैक्स ग्रो नहीं किया तब क्या करेंगे। ठीक है, इफ़ माई टैक्स डिड नॉट ग्रो व्हाट विल आई डू। ठीक है, तो सेंटर ने उनको भरोसा दिलाया कि डोंट वरी, अगर आपका मिनिमम हर साल 14% से आपका टैक्स ग्रो नहीं करता है तो आपको जो है उसका भरपाई हम लोग करेंगे बाई लेवाइंग अ कॉम्पेंसेशन सेस, बाई लेवाइंग अ कॉम्पेंसेशन सेस। जैसे पहला स्टेटमेंट देखिए, टू कंपेंसेट स्टेट्स न्यू टैक्स ऑफसेटिंग द रेवेन्यू लॉसेस एंड प्रोसीड्स फ्रॉम विच विल बी ट्रांसफर टू द स्टेट्स हैज बीन इंट्रोड्यूस। ये सब कुछ सही है, लेकिन ये कॉम्पेंसेशन सेस जो है वो टैक्स नहीं है, तो सेस है। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, और ये लेवाई किया जाता है बेसिकली आपका लग्जरी गुड्स पर, यानी बहुत जो महंगे महंगे प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर लोग करते हैं, या फिर सीन गुड्स पर। सीन गुड्स का मतलब जैसे गुटखा, पान, टोबैको, सिगरेट्स, इन सब के ऊपर में आपका ये कंपनसेशन सेस लगता है। ठीक है, तो ये सेस है ना कि टैक्स है, पहली बात तो ये समझिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए, इन द प्रेजेंट डिजाइन ऑफ जीएसटी देयर इज नो प्रोविजन फॉर रेवेन्यू कंपनसेशन फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो उसको कंपनसेशन सेस से उसकी भरपाई की जाएगी, बट यूनियन गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू लॉस होता है तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो 11th का क्या हो जाएगा, अच्छा दूसरा करेक्ट आंसर है, दूसरा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ओके, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 265 नो टैक्स शुड बी लेवाइड कलेक्टेड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए आपका अप्रोप्रिएशन एक्ट पास किया जाता है। अप्रोप्रिएशन एक्ट और फाइनेंस एक्ट ये सब पास किया जाता है इसी कारण से, क्योंकि नो टैक्स कैन बी लेवाइड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी बिना किसी कानून के आप कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हालांकि हम लोग को इनकरेक्ट खोजना है, इनकरेक्ट खोजना है। तो पहला तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्स ड्यूरिंग द रिसेशन पीरियड इट इज सेड टू बी द फॉलोइंग अ प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। देखिए, प्रो साइक्लिकल और एंटी साइक्लिकल का अर्थ क्या है। देखिए, अगर ग्रोथ हो रहा है और आपने कोई ऐसी फिस्कल पॉलिसी लेके आई कि जो कि ग्रोथ को और बढ़ाएगा तो उसको बोलेंगे प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। बट अगर आप कोई ऐसी पॉलिसी को लेकर के आते हैं जो ग्रोथ ऑलरेडी हो रहा है तो उसको थोड़ा थोड़ा घटाएगा, मॉडरेट करेगा, तो उसको बोलेंगे एंटी साइक्लिकल पॉलिसी। ठीक है, अब जब रिसेशन है, यानी कि रिसेशन के टाइम में क्या है, रिसेशन के टाइम में मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत कम है। मार्केट में डिमांड क्या है, बहुत कम है, या कंजम्पशन बहुत कम है। इस केस में आप टैक्स को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इस टाइम में टैक्स को आप घटा रहे हैं, तो टैक्स घटाने से क्या होगा, डिमांड बूस्ट होगा। टैक्स घटाएंगे तो चीज़ों की प्राइस घटेगी, तो डिमांड क्या होगा, बूस्ट होगा। तो ये एक तरीके से प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी नहीं है, ये है एंटी साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। यानी मार्केट के मूड के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसको प्रो साइक्लिकल बोला जाएगा। मार्केट के मूड को चेंज करने वाला काम करते हैं तो उसको एंटी साइक्लिकल पॉलिसी बोला जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। प्रो साइक्लिकल और एंटी साइक्लिकल को आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर ग्रोथ हो रहा है ऑलरेडी और ग्रोथ कराने वाला पॉलिसी लेकर के आते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रो साइक्लिकल पॉलिसी। ग्रोथ हो रहा है ऑलरेडी तो ग्रोथ को थोड़ा घटाने वाला लेकिन फ्यूचर में उस चीज़ से बेनिफिट हो वैसा कुछ काम करते तो उसको एंटी साइक्लिकल पॉलिसी बोलेंगे। ठीक है, अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ग्रोथ को बढ़ाने वाले पॉलिसी को हम लोग बोलेंगे एंटी साइक्लिकल, और ग्रोथ नहीं हो रहा है और फिर भी ग्रोथ को घटाने वाले पॉलिसी को हम लोग बोलेंगे प्रो साइक्लिकल। तो इस बात को आपको ध्यान रखना। तो 2 है आपका एंटी साइक्लिकल, ना कि प्रो साइक्लिकल। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तीसरा देखिए,
द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए कंजम्पशन एंड डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल, जीएसटी जो है वो कंजम्पशन पर बेस्ड है और डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि जहाँ पर तक प्रोडक्ट जाता है उस पर डिपेंड करता है जीएसटी। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, हालांकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिश्ड व्हाइल प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट। तो यूनियन बजट पब्लिश करने के दौरान क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश किया जाता है। तो पहला समझिए, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, बिल्कुल इसको पब्लिश करना जरूरी है ड्यूरिंग द यूनियन बजट अंडर द FRBM एक्ट, अंडर द FRBM एक्ट। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना मैंडेटरी है अंडर द FRBM एक्ट। ठीक है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखिए, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो मीडियम टर्म जो एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट है दोस्तों, ये 3 साल में, ठीक है, 3 साल में इसको एक बार पब्लिश किया जाता है। तो हर यूनियन बजट के दौरान इसको पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है। फिर देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बजट को ही कहते ही हैं, तो इसको तो पब्लिश किया ही जाएगा ना बजट के दौरान, तो बजट तो पब्लिश किया ही जाएगा। तो तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। फिर चौथा देखिए, डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स को भी पब्लिश करना जरूरी है। फिर सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। देखिए, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब वो है कि ऑलरेडी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स एक्सेप्ट किया जा चुका था, अगर उससे काम नहीं चला, ठीक है, उससे काम नहीं चला, एडिशनल एक्सपेंडिचर करना पड़ा ड्यू टू न्यू सर्विसेज, ड्यू टू न्यू सर्विसेज, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। और इसको बजट के दौरान नहीं, इसको बजट के बाद में इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट इसको एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इसको पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो फिफ्थ आपका क्या है? इनकरेक्ट है। तो 13th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू इक्वलाइजेशन लेवाई, और इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए, इक्वलाइजेशन लेवाई हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 टू टैक्स फॉरेन कंपनीज विच हैव ए सिग्निफिकेंट लोकल बेस। तो ये सारा कुछ सही है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसको नहीं लेवाई किया जाता है, इसको लेवाई किया जाता है, इसके लिए हम लोग फाइनेंस एक्ट ले आए थे, फाइनेंस एक्ट 2016। क्योंकि आपको पता है किसी भी टैक्स को लेवाई करने के लिए वी नीड ए लॉ, नो टैक्स कैन बी इम्पोज विदाउट एनी लॉ, और जो लॉ जिसके थ्रू इक्वलाइजेशन लेवाई को चार्ज किया जाता है वो है, लॉ का नाम है फाइनेंस एक्ट 2016, ना कि इनकम टैक्स एक्ट। तो पहला इनकरेक्ट है दोस्तों। दूसरा देखिए, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन एटसेट्रा। तो ये बात बिल्कुल सही, बट प्रॉफिट्स पर नहीं, रेवेन्यू पर। प्रॉफिट कितना हुआ नहीं हुआ उसके तो फिर बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाएगा। तो आप सीधा जितना नेट रेवेन्यू है उसके ऊपर ही टैक्स दे दो। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन लेवाई इज ए डायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन द नेट, ऑन द रेवेन्यू। ठीक है, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन द रेवेन्यू, ना कि प्रॉफिट। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, इक्वलाइजेशन लेवाई इज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज विच हैव ए टेंजिबल प्रेजेंस इन इंडिया। एक बात ये समझ लीजिए, अगर टेंजिबल प्रेजेंस इन इंडिया है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवाई नहीं लगता, फिर उस पर सीधा लगता है इनकम टैक्स। ठीक है, इक्वलाइजेशन लेवाई लगता है दोस्तों जो नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जो इंडिया में जिनका टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, इंडिया में वो बिजनेस कर रहे हैं बट इंडिया में उनका टेंजिबल प्रेजेंस नहीं है। ठीक है, तो उन कंपनीज पर लगता है इक्वलाइजेशन लेवाई। अगर एक टेंजिबल प्रेजेंस इंडिया में ही है तो इक्वलाइजेशन लेवाई की जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसके प्रॉफिट पर हम लोग सीधा क्या लगा सकते हैं? इनकम टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट। दोस्तों एक टर्म है एस्केप क्लॉज, इसके बारे में पूछ रहा है कि एस्केप क्लॉज किससे रिलेटेड है। तो मैं आपको समझा दूं कि एक एक्ट है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इसके तहत ये है कि जो गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली, उसको अपना फिस्कल डेफिसिट को क्या करना है? कम करके रखना है। फिर इस एक्ट को दोस्तों 2018 में इसको अमेंड किया गया था, 2018 में इसको अमेंड किया गया था एनके सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में।
एनकेसिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के तहत इसको क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। अब इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या बोला गया कि आपको 2021 तक अपना जो फिजिकल डेफिसिट है उसको घटा करके 3% कर लेना है। हालांकि अभी हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? क्योंकि देखिए इस एक्ट ने बोला कि 3% तक तो कर लेना है 2021 तक, लेकिन इसमें एक एस्केप क्लॉज भी है कि कुछ इमरजेंसी कंडीशंस में हम लोग फिजिकल डेफिसिट को कितना भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी 3% से बहुत ज़्यादा आगे भी हम लोग जा सकते हैं। इसी के कारण से कोविड-19 के मैनेजमेंट के दौरान हमारी फिजिकल डेफिसिट हो गई थी लगभग 9% के आसपास। अभी घटते घटते वो हो गई 5.1%। ठीक है, तो ये बात है। तो ये एस्केप क्लॉज रिलेटेड है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड है। और ये कहता है कि सर्टेन कंडीशंस में, जैसे अगर नेशनल सिक्योरिटी हो या फिर एक्ट ऑफ वॉर हो जाए, नेशनल कैलामिटी हो या फिर कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो जाए या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चल रहा हो इकोनॉमी में जिसका कुछ फिजिकल इम्प्लीकेशंस हो, या फिर रियल आउटपुट ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा घट जाए, रियल आउटपुट ग्रोथ जो है इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा घट जाए, इन सारे कंडीशंस में जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो लिमिट है फिजिकल डेफिसिट का उसको ब्रीच किया जा सकता है। तो यही है एस्केप क्लॉज। तो 15th का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वैल्यू एडेड टैक्स आर करेक्ट? तो वैट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। वैट का मतलब क्या है कि एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल गया सेकेंडरी सेक्टर के पास, यहाँ से रॉ मटेरियल गया टर्सरी सेक्टर के पास। यहाँ से रॉ मटेरियल जो गया तो प्राइमरी सेक्टर के पास रॉ मटेरियल था 100 रुपये का, तो इसके पास 100 रुपये का रॉ मटेरियल गया। सेकेंडरी सेक्टर ने 100 रुपये को कन्वर्ट कर दिया 150 रुपये में, यानी 50 रुपये का वैल्यू एडिशन किया। ठीक है, टर्सरी सेक्टर ने 150 रुपये को कन्वर्ट कर दिया 250 रुपये में, यानी 100 रुपये का वैल्यू ऐड किया। तो प्राइमरी सेक्टर में कितने का वैल्यू ऐड हुआ है? 100 रुपीज़ का। तो इस पर 100 रुपीज़ पर टैक्स लगेगा, 100 पर टैक्स लगेगा। सेकेंडरी सेक्टर में 150 रुपीज़ का नेट प्रोडक्शन हुआ, लेकिन इनपुट है 100 रुपीज़ का, तो यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ 50 रुपये का, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा 50 रुपये पर टैक्स लगेगा। उसी तरह से जो टर्सरी सेक्टर है उसमें फिर 100 रुपीज़ का आपका वैल्यू एडिशन हुआ है। 150 रुपये का तो इसको इनपुट ही मिला है और 250 रुपये का इसने आउटपुट दिया, यानी कि 100 रुपीज़ का वैल्यू ऐड किया है, तो इस पर टैक्स लगेगा 100 रुपीज़ पर। तो 100 इंटू जो भी इसका टैक्स रेट है वो लगेगा। मेरी बात समझ गए? तो यही है वैल्यू एडिशन टैक्स। तो पहला इसमें इट इज ए टैक्स कलेक्टेड एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, बिल्कुल ये वैल्यू एडिशन पर ही ये टैक्स लगाता है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए इट इज ए मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम, बिल्कुल ये यहाँ से भी कलेक्ट करेगा, यहाँ से भी कलेक्ट करेगा, यहाँ से भी कलेक्ट करेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए इट हैज़ ए कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड दस इट डज नॉट इंक्रीज इन्फ्लेशन। दोनों चीज़ अपने आप में अपोजिट है दोस्तों। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? टैक्स अपॉन टैक्स, यानी 100 रुपये पर तो टैक्स लगाया जा चुका है, और फिर यदि यहाँ पूरा 150 रुपये पर अगर टैक्स लगाया जाता है तो 150 रुपये में 50 रुपये तो नया है, वैल्यू एडिशन है, लेकिन 100 रुपीज़ पर ऑलरेडी टैक्स किया जा चुका है। तो अगर पूरे 150 रुपये पर टैक्स लगाया जाता तो उसको बोला जाता है टैक्स अपॉन टैक्स, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट। और कैस्केडिंग इफेक्ट अगर होता तो वो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि वैल्यू एडिशन टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि टैक्स अपॉन टैक्स नहीं है इसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर में टैक्स लग रहा है। ठीक है, ऑलरेडी जो जिस वैल्यू पर टैक्स लगाया जा चुका है उस पर कोई भी नया टैक्स नहीं लग रहा है। तो वैट के अंदर में और जीएसटी के अंदर में आपको पता होना चाहिए कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन को बढ़ाता नहीं है। अगर कैस्केडिंग इफेक्ट होता तो इन्फ्लेशन बढ़ता। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है दोस्तों। तो 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 ओनली। तो देख लीजिए आप लोग। 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीएसटी आर करेक्ट? जीएसटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछ रहा है। तो ये है इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजप्शन है, तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा देखिए इट इज ए डायरेक्ट टैक्स फॉर द होल कंट्री ऑन द लाइन्स ऑफ वन नेशन वन टैक्स टू मेक इंडिया ए यूनिफाइड मार्केट। पहले बात तो इसमें वन नेशन वन टैक्स नहीं है, इसमें बहुत सारे टैक्स अलग अलग टैक्स रेट लगते हैं। ठीक है, ये वन नेशन वन टैक्स नहीं है। ठीक है,
लेकिन वन नेशन वन टैक्स फिर भी इसको माना जाता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट के तहत इसको वन नेशन वन टैक्स ही माना जाता है। ठीक है, मतलब मैं आपका इसका पॉलिटिकल जो ओपोजिशन वो बता रहा हूँ, तो वो ये कह जाता है कि भाई देखो वन नेशन वन टैक्स के नाम पर वन नेशन मैनी टैक्स ला दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जीएसटी के अंदर भी अलग अलग रेट हैं। तो वो तो बात चलो ठीक है कि वन नेशन वन टैक्स इसको मान लिया जाएगा, लेकिन ये बात सही नहीं कि ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ये एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है, क्योंकि जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। जीएसटी इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स बट इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बाकी इंडिया को यूनिफाइड मार्केट बनाना ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का ऑब्जेक्टिव है। पॉलिटिकल प्रोपोजिशन ये है, पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन इसका ये है कि वन नेशन वन टैक्स के नाम पर वन नेशन मैनी टैक्स है। तो खैर उस चीज़ को आप गलत नहीं भी करो, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है। तीसरा देखिए, इट इज़ कैलकुलेटेड इन द लाइन विथ वैल्यू एडिड टैक्स। मैंने आपको बताया कि वैट पर भी कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगता था, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है, नेट पर नहीं लगता है। और जीएसटी भी वही करता है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाता है। तो इसका कैलकुलेशन वैट के तर्ज पर ही होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। तो 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन 18th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज आर करेक्ट। तो कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कमोडिटीज को एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी सेल या परचेज किया जा रहा है, ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, कहाँ पर, कमोडिटिव डेरिवेटिव एक्सचेंजेज पर, जैसे NCDEX है, MCX है, ये सब क्या है, कमोडिटिव डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ठीक है, तो वहाँ पर जब भी कमोडिटी को सेल या परचेज किया जा रहा है, तो उस केस में आपका हर ट्रांजैक्शन पर एक टैक्स लगेगा। जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा था ना, वैसे ही कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसी को बोला जा रहा है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है आपका, करेक्ट है। दूसरा देखिए, इट एम्स एट इनकरेजिंग एक्सेसिव स्पेकुलेशन। दोस्तों एक्सेसिव स्पेकुलेशन को खत्म करने के लिए टैक्स लगाता है। स्पेकुलेशन का मतलब क्या कि प्राइस बढ़ेगा तुरंत खरीद लो, प्राइस घटेगा तुरंत बेच दो, ये वाली जो चीज़ है ना एक्सेसिव स्पेकुलेशन। तो अब क्या है कि आप जब भी बेचोगे और खरीदोगे तो आपको एक सर्टेन टैक्स देना होगा। तो इसीलिए इंसान ठहर ठहर के सोच सोच के खरीदेगा या फिर बेचेगा। तो इससे एक्सेसिव स्पेकुलेशन बंद होगा, ये डिस्करेज करेगा स्पेकुलेशन को। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या आपका, इनकरेक्ट है। तो 18th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। अब आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19th पर। दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, सो यू विल हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज आर इनकरेक्ट। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले बताइए, द रेट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो बोला कि जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का जो रेट है वो सेबी प्रिस्क्राइब करता है, आपको बताना सही है या गलत है। दूसरा देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है। तीसरा बताइए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज कलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द स्टॉक एक्सचेंज, यानी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करती है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को। आपको बताना है कि ये सही है या फिर गलत है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।